नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर का पार्ट सेकंड। दोस्तों पार्ट फर्स्ट हमने कल कवर किया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया था। आने वाले 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दें जिससे और भी दोस्तों का फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है डीएपी में नाइट्रोजन रेशियो फास्फोरस रेशियो पोटास की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछा गया है डीएपी में एनपीके रेशियो कितना होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके पास है आपके 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर दीजिएगा, डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको इसकी रूपरेखा बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पेन और कॉपी निकाल के बैठना है जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन के। लास्ट में आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीएपी में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन पोटास नहीं होता। इसलिए डीएपी में अगर हम रेशियो की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का रेशियो होगा 18:46:0, क्योंकि 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है और 0% पोटेशियम होता है, यानी कि पोटेशियम नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन की मात्रा है, कितना है 18% नाइट्रोजन की मात्रा है, 46% फास्फोरस की मात्रा है और पोटास की मात्रा है 0। ठीक है दोस्तों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्पुर के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है स्पुर किस पोषक तत्व को कहा जाता है। जल्दी से आंसर आप सोच लीजिएगा क्योंकि आपके सामने मैं सही आंसर देने वाला हूं और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका स्पुर किसे कहते हैं। स्पुर कहते हैं फास्फोरस को। किसको कहते हैं, फास्फोरस को। स्पुर किसको कहते हैं, फास्फोरस को स्पुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नाइट्रोजन की हानि होती है तो उसे कहते हैं, पता है दोस्तों नाइट्रोजन की हानि को क्या कहते हैं। नाइट्रोजन की हानि भाई आपको पता होगा दोस्तों, जब भी आप खेत में नाइट्रोजन को डालते हो तो नाइट्रोजन डालने के बाद कई सारे कारणों से उसकी हानि हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की हानि जो है वो लीचिंग के द्वारा होती है। नाइट्रोजन की हानि जो है वो किस द्वारा होती है, लीचिंग के द्वारा होती है, डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होती है, वोल्टाइजेशन, मतलब बहुत सारे तरीके से हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि उस हानि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना उस हानि को कहते हैं लीचिंग। लेकिन दोस्तों याद रखना लीचिंग, जब नाइट्रोजन की हानि लीचिंग के द्वारा हो, यानी कि पानी के साथ घुलकर नाइट्रोजन नीचे जाए तो उसे कहते हैं लीचिंग। लेकिन दूसरा टर्म्स है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब नाइट्रोजन की हानि N2 के रूप में हो। किसके रूप में हो, N2 गैस बनकर जब बाहर निकल जाए तो उसे कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रोजन की हानि NH3 गैस के रूप में हो, NH3 गैस के रूप में हो तो उसे बोलते हैं वोलेटाइजेशन। मतलब दोस्तों याद रखना ये तीनों ही ऐसे तरीके हैं जिनसे नाइट्रोजन की हानि होती है। लेकिन ठीक है दोस्तों, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ना क्या कहलाता है, तो कहना डिनाइट्रिफिकेशन। वैसे तीन टर्म्स अलग अलग हैं। मैंने कहा नाइट्रोजन की हानि कैसे होती है, जब पानी के साथ घुलकर नीचे जाएगा तो लीचिंग, जब N2 गैस में कन्वर्ट होकर हवा उड़ेगा तब उसे कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, और जब NH3 के रूप में उड़ेगा तो उसे बोलते हैं वोलेटाइजेशन। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। किस दाल वर्गीय फसल की जड़ों में राइजोबियम नहीं पाया जाता। दोस्तों आपको बताना है ऐसी पल्स का नाम, ऐसी लेग्यूम का नाम जिसमें राइजोबियम नहीं पाया जाता, जिसकी जड़ों में गांठें नहीं पाई जाती। और जब जड़ों में गांठें नहीं पाई जाएंगी तो उसमें राइजोबियम भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। जल्दी से आंसर आपको देना है कि बताइएगा इनमें से कौन सा दाल वर्गीय ऐसा है जिसमें राइजोबियम नहीं होता है या जिसकी जड़ों में नोड्यूल्स नहीं बनती, गांठें नहीं बनती। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है राजमा। राजमा एक ऐसा लेग्यूम है जिसमें गांठें नहीं होती, जिसकी जड़ों में गांठें नहीं होती। तो दोस्तों यही आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि ऐसा कौन सा पौधा है
ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें और तने दोनों में गांठें पाई जाती हैं? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ये आपका जिम्मेदारी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है कि ऐसा कौन सा लेग्यूम है या ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में भी नोट्स पाई जाती हैं और जड़ों में भी नोट्स पाई जाती हैं। वैसे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि तने में नोट्स पाई जाती हैं ग्रैमनी फैमिली में, ठीक है। जो ग्रैमनी फैमिली होती है, जो घासकुल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें तने में गांठें पाई जाती हैं और दाल वाली फैमिली में जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसा भी पौधा होता है जिसकी तने में भी गांठें होती हैं और जड़ों में भी गांठें होती हैं। तो इसका आंसर आपको सोचकर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है और कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की जड़ों में कौन सा राइजोबियम पाया जाता है? सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम, भाई ये स्पीसीज के पूछा है, राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज है जो सोयाबीन की जड़ों में पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये हमारा क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी हम ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आपके लिए पूछे जाते हैं। कल का एक वीडियो और रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, उसके बाद हम किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर उसका एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे। उसमें हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। सोयाबीन में पाया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम की जैपोनिकम नामक स्पीसीज सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बोरेक्स में कौन सा तत्व होता है? आपको बताना है बोरेक्स में कौन सा तत्व होता है। भाई बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक तरह का फर्टिलाइजर है। तो आपसे पूछा गया है बोरेक्स में कौन सा तत्व होता है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा बोरेक्स में कौन सा तत्व होता है। बिल्कुल आप सभी को पता है बोरेक्स में क्या होता है। भाई बोरेक्स में बोरोन होता है। बोरेक्स में क्या होता है? बोरोन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट में सीए की मात्रा कितनी होती है? सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपसे पूछा गया सीए कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है। भाई आपको वैसे तो पता होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोरस धारी उर्वरक है। और फॉस्फोरस धारी उर्वरक होने के साथ साथ ही आपसे अगर ये भी पूछ लेंगे फॉस्फोरस एसएसपी में कितना फॉस्फोरस होता है, तो आपको ये भी पता है 16% होता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है। एसएसपी में क्या पूछा गया है? कैल्शियम पूछा गया है। तो बताइए एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है? कितना होता है कैल्शियम एसएसपी में? एसएसपी में कैल्शियम होता है आपका कितना होता है? 19.5%, ठीक है दोस्तों। भाई एसएसपी जो है ना सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट तो नाम से समझ में आ रहा है फॉस्फोरस है, सुपर यानी सल्फर है, और क्या है इसमें? और आपसे पूछा गया तो आपको बता दो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की कितना मात्रा होती है? 16%। कितना होता है? 16%, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है? 19.5%। और उसके बाद पाया जाता है दोस्तों सल्फर। सल्फर यानी कि गंधक कितना होता है? 12%। दोस्तों आपको याद रखना है सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, फॉस्फोरस 16%, कैल्शियम 19.5% और सल्फर 12%। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, दलहनी फसलों का बीज उपचार किस जीवाणु से करते हैं? आपसे पूछा गया है कि जो ग्रैमनी फैमिली होती है, दलहनी फसलें होती हैं, सॉरी लेग्युमिनेसी जो होती है, पोएसी जो फैमिली है, उसके बीजों का बीज उपचार किस जीवाणु से करते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से सोच लीजिएगा। आपको अपने मन में ही सोचना है। अगर आप रफ कॉपी में भी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपने मन में सोचेंगे और जब मैं आंसर दूंगा तो आप ये एनालाइज करेंगे कि आपने सही आंसर दिया था या गलत दिया था। तो जल्दी से बताइए बेटा, आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, दलहनी फसलों का बीज उपचार किस जीवाणु से करते हैं? दलहनी फसलों का बीज उपचार आपसे पूछा है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है बेटा। सबसे ज्यादा दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में नोट्स पाई जाती हैं और नोट्स में राइजोबियम पाया जाता है। और ये राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है। इसलिए हमेशा दलहनी फसलों को राइजोबियम से ट्रीटेड किया जाता है, जिससे वो और ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। और जितनी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उतना हमारे लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसलों में करते हैं? कौन सी फसल में करते हैं? आपसे पूछा गया है नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए आपने नाम सुना होगा, बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं?
ठीक है भाई, सबको आप सभी को आंसर पता है। इसका सही आंसर क्या है, धान में बीजीए का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई। बीजीए क्या है, एक प्रकार की एक शैवाल है जो कहाँ रहती है, जल में रहती है, पानी में रहती है। तो हमें फसल भी तो ऐसी चूज करनी पड़ेगी जो पानी में रहती हो। तो पानी में कौन सी फसल रहती है, पानी में धान रहता है। और ये क्या करती है बीजीए, आपको ये भी पता होगा कि ये बीजीए वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन के अंदर फिक्स करने का काम करती है, उस खेत में फिक्स करने का काम, फील्ड में फिक्स करने का काम करती है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फूल गोभी की व्याधि किस तत्व की कमी से होती है। वो ये कह रहे हैं कि फूल गोभी में कोई एक डिसीज होती है, कोई एक बीमारी होती है ना, वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आप रिवीजन करने के टाइम तो हमें आंसर देने के टाइम देते नहीं हो, जल्दी जल्दी बता रहे हो। भाई जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आपके आंसर का वेट करूंगा तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में एक घंटे में केवल 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको आधा घंटे में 25 से लेकर 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं। और ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, अगर आप 30 मिनट वीडियो देखते हो तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और कैसे हो जाते हैं, वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है, आप लोगों से ज़्यादा पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल क्रीम निकाल के लाता हूँ दूध में से। तो आपको क्या करना है, क्रीम का उपयोग करना है। ठीक है, चलिएगा। किससे होता है, बोरॉन की कमी से होता है रोग। और उस रोग का नाम क्या होता है, ब्राउनिंग रोग होता है। कौन सी डिसीज होती है, फूल गोभी की ब्राउनिंग किसी कमी से होती है, बोरॉन की कमी से होती है, याद रखना। अभी आपसे पूछे कौन सी व्याधि, व्याधि का मतलब क्या है, व्याध, समस्या, प्रॉब्लम। ठीक है, तो फूल गोभी की प्रॉब्लम, ब्राउनिंग जो प्रॉब्लम है वो किसकी कमी से होती है, बोरॉन की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 100 किलोग्राम यूरिया में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। भाई इसका आंसर तो सभी को पता होगा, और इसका भी पता नहीं है तो आप मानिएगा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आपको बहुत कुछ देखने की जरूरत है, आपको पुराना वाला वीडियो भी देखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कितना नाइट्रोजन होता है यूरिया में। भाई कितना नाइट्रोजन होता है, 46% होता है, या 46.6% होता है। तो 46% का मतलब क्या है, 100 किलो में 46। तो वही तो पूछा है कि 100 किलोग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन मिलेगा। भाई कितना मिलेगा, 46 किलोग्राम मिलेगा। 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा 100 किलोग्राम यूरिया से। अगर आप 100 kg यूरिया खेत में डालते हो तो पौधे को कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा, 46 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है हमारी सॉइल को प्राप्त होगा। ठीक है, सॉइल को प्राप्त होगा, पौधे को प्राप्त नहीं हुआ। अब पौधा तो उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, कितना ले पाता है ना। तो किसको प्राप्त होगा, वो सॉइल को प्राप्त होता है। 100 किलो जब यूरिया आप खेत में डालते हो तो खेत को या सॉइल को 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फसलों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जाता है। भाई बताइएगा जल्दी से, फसलों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जाता है। जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में एब्जॉर्ब करती हैं। भाई नाइट्रोजन मतलब N, लेकिन आपको मैंने बताया था कि फसलें हमेशा नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जो भी पोषक तत्व हो, हमेशा पोषक तत्व को आयनिक फॉर्म में लेती हैं, आयन के रूप में ग्रहण करती हैं। तो आपको ये बताना है कि फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं, किस आयन्स के रूप में लेती हैं। जल्दी से बताइएगा आंसर। बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा, ये क्या है, NO3 या NH4 के रूप में लेती हैं। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट और NH4 का मतलब होता है अमोनिया। तो या तो नाइट्रेट रूप में लेती हैं या अमोनिया रूप में लेती हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि फसलों की पत्तियों के द्वारा नाइट्रोजन एमाइड रूप में ग्रहण किया जाता है। क्लियर है। चलिए, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर मजा आ रहा है, आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ आता है, तो क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बैम है, बैम क्या है, VAM, बैम है एक, क्या है एक। भाई पहले तो मैं आपको बैम का फुल फॉर्म बता देता हूँ, तब तक आप आंसर सोचते हो, तब तक मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। बैम का मतलब होता है वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोऑराइजा। क्या नाम होता है, वेस्कुलर अवेस्कुलर माइक्रोऑराइजा। तो भाई बैम क्या है, एक माइक्रोऑराइजा है। और माइक्रोऑराइजा क्या होता है, लिविंग ऑर्गन्स होता है। और मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी खेत में, जब किसी भी फील्ड में
पोषक तत्व की पूर्ति लिविंग ऑर्गन्स के द्वारा की जाए तो उसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक। क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर या जैविक उर्वरक। क्लियर है दोस्तों? चलिए, धान में सबसे अधिक किस सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, धान में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व डाला जाता है? लेकिन वो पोषक तत्व कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए, माइक्रो एलिमेंट होना चाहिए, माइक्रो पोषक तत्व होना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व होना चाहिए। बताइए भाई, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं? कौन सा डालते हैं धान में? आप सभी को पता है कि धान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिंक की कमी से होती है, खैरा डिसीज। तो सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है, तभी तो उसकी डिफिशियंसी आ जाती है। और अगर जिंक का उपयोग नहीं किया जाता तो उसकी डिफिशियंसी क्यों आती भाई? है ना। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ज्यादातर सभी सीरियल्स में जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए आपके क्वेश्चन? 15 हो गए आपके सामने। ठीक है, अब हमारे कितने और बचे? 35 क्वेश्चन और बचे, अभी कर लेते हैं आपके। देखिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? बताओ, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? कल भी बताया था मैंने आपको, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कल मैंने इसके नाम भी बताए थे आपको, आप सभी ने देखे होंगे और आप सभी को याद भी होंगे। भाई मेरी तरफ से आपको याद है, अगर मैंने आपको बताया है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो वो आपको याद है। अब आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी कितनी सी है कि क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाना, क्वेश्चंस को कवर करना, कंप्लीट करना, याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिएगा। मिट्टी में CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है? बताओ भाई, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CN रेशियो जो है सॉइल में वो वेरीज करता है विभिन्न प्रकार के तत्वों के आधार पर। मृदा क्या विषमांगी मिश्रण है, ये तो है नहीं कि एक ही चीज है। मृदा में क्या बहुत अलग अलग चीजों का मिश्रण है, अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन बहुत सारे पदार्थों का होने के बाद सॉइल बनती है। तो जब उन कंपोजिशन का रेशियो चेंज होता है तो CN रेशियो भी चेंज हो जाता है, मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। इसलिए जो होता है CN रेशियो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एक एवरेज हम बात करें तो 9 से लेकर 14 अनुपात 1 होता है मृदा का CN रेशियो। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में कौन बदलता है? बताओ भाई, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। अनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्युबल फास्फोरस में कौन बदलता है? बताओ भाई, अनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्युबल फास्फोरस में कौन बदलता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन बदलता है? PSB। क्या बताया था मैंने कल आपको? फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट को घोलने वाला जीवाणु। और फॉस्फेट को घोलने वाला जीवाणु जो है ये क्या करता है? ये इनसॉल्युबल फास्फोरस को, अनसॉल्युबल फास्फोरस को सॉल्युबल फास्फोरस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 50 किलो DAP से कितना नाइट्रोजन प्राप्त होता है? अब आपको बताना है कि 50 किलो DAP अगर आप खेत में डाल रहे हो तो उससे कितना नाइट्रोजन मिलता है। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। 50 किलोग्राम DAP से, भाई आपको पता है कि DAP में नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 18%। जब 18% मतलब परसेंट का मतलब होता है 100 में 18, तो 50 में कितना होगा? बिल्कुल 50 में होगा 9 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम DAP से कितना नाइट्रोजन मिलेगा? 9 किलोग्राम नाइट्रोजन खेत को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए केन उर्वरक की कितनी मात्रा डालनी पड़ेगी? बताओ भाई, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके किसी खेत को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो आपको यह बताना है कि उसमें आप कितना नाइट्रोजन कितना केन उर्वरक डालोगे। 100 किलोग्राम तो नाइट्रोजन चाहिए, केन उर्वरक पूछा है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि केन उर्वरक में 25% नाइट्रोजन होती है। मतलब 100 किलोग्राम जब आप केन डालोगे तब नाइट्रोजन कितनी मिलेगी? 25 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम के लिए कितना डालना पड़ेगा? 200 किलोग्राम। तो 100 के लिए कितना डालना पड़ेगा? 400 किलोग्राम। कितना डालना पड़ेगा? 400 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। 400 kg केन जब आप डालोगे तो फसल को, तो खेत को कितना मिलेगा? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, चलो। लीचिंग के द्वारा सबसे अधिक हानि किस तत्व की होती है? लीचिंग के द्वारा, लीचिंग मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? पानी के साथ घुलकर पोषक तत्वों का नीचे चला जाना। तो आपसे पूछा है कि लीचिंग के द्वारा सबसे ज्यादा हानि किस तत्व की होती है? ठीक है, किस तत्व की होती है? नाइट्रोजन की हानि सबसे ज्यादा होती है लीचिंग के द्वारा। क्लियर है?
आगे देखो, जिंक किस प्रकार का पोषक तत्व है? आपको बताना है जिंक किस तरीके का प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। जिंक किस प्रकार का पोषक तत्व है? बताओ भाई, जिंक किस प्रकार का है? ये कल भी अपन ने पढ़ा था, जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कौन सा है? जो हमने 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व बताए थे, उन 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक जिंक भी है। तो जिंक कैसा है? माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, आगे देखिएगा, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? देखो भाई, आपको मैं कल से पढ़ा रहा हूं, कल से मैंने आपको प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, उसके बाद मैंने आपको सूक्ष्म यानी कि माइक्रो भी बताए, और ये कैसे हैं? ये अल्ट्रा माइक्रो हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म में से ही कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इनको क्यों कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो? क्योंकि इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ही कम मात्रा में होती है। भाई एक तो हमने बताया था 1 ppm से अधिक वाले क्या हो गए? प्राइमरी हो गए या मुख्य पोषक तत्व हो गए, और 1 ppm से कम वाले क्या हो गए? द्वितीयक हो गए। और आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है? 1 ppb, 1 ppb, ठीक है, 1 ppb से भी कम आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो में कौन कौन से हैं? मोलिब्डेनम और कॉपर, ठीक है, सॉरी, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। मोलिब्डेनम और कोबाल्ट दो ऐसे हैं जिन्हें अल्ट्रा माइक्रो कहते हैं, और इनकी आवश्यकता कितनी होती है पौधे को? 1 ppb से भी कम। ठीक है, चलिए, पोषक तत्वों को पौधे की अनिवार्यता की कसौटी किसने कहा? भाई इसेंशियलिटी के लॉस थे ना, तो इसेंशियलिटी के लॉस किसने दिए, वो ये पूछ रहे हैं। अनिवार्यता की कसौटी किसने कहा था पोषक तत्वों को? बताओ जल्दी भाई, ये सभी को पता है, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये मैंने कई वीडियो डाले हैं और कई वीडियो में इसका जिक्र किया है कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने कहा था? बताओ भाई किसने कहा था? और एक बात और है, आपको ये कमेंट में बताना है कि कब कहा था। ये तो मैं आपको बता दूंगा कि अनिवार्यता की कसौटी किसने कहा, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क दूसरा है, 2 मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि अनिवार्यता की कसौटी किसने कहा। ठीक है, तो वो सॉरी कब कहा, किसने कहा ये तो मैं बता रहा हूं, किसने कहा था? आर्नन और स्टाउट ने कहा था। और कब कहा था ये आपको बताना है। ठीक है, कब कहा था ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने कई बार आपके कई वीडियो में इसका जिक्र किया है कि आर्नन और स्टाउट ने पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी कब कहा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस समय पे इन्होंने 16 पोषक तत्व दिए थे। कितने दिए थे? 16 दिए थे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया? भाई देखो, सूक्ष्म पोषक तत्वों का, माइक्रो ऑर्गन्स का, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स का वर्गीकरण कौन से साइंटिस्ट ने किया था? माइक्रो जो एलिमेंट थे उनका वर्गीकरण करके ही तो अल्ट्रा माइक्रो बनाया था। किसने बनाया था? क्राउस एवं ग्राफ ने। कौन साइंटिस्ट थे? उनका नाम था क्राउस एवं ग्राफ। तो क्राउस एवं ग्राफ ने सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दें, उसको सभी लोगों में फैला दें, है ना। चलिएगा, क्लोरीन किस रूप में अवशोषित होता है? क्लोरीन, तो ये सभी आपको पता है। क्लोरीन क्या है? एकल एब्जॉर्प्शन है, सिंगल एब्जॉर्ब होने वाला है, लेकिन किस रूप में? पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में, या क्या कैसे होता है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि क्लोरीन ही एकमात्र ऐसा है जो सिंगल एब्जॉर्प्शन है और माइनस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। पता है दोस्तों आपको? बाकी सभी जो सिंगल एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सिंगल एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी कैसा होता है? नेगेटिव फॉर्म में अवशोषित होता है, नेगेटिव फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन कैसा है? जो सिंगल एब्जॉर्प्शन है, लेकिन उसको कैसे लिया जाता है? माइनस फॉर्म में लिया जाता है। बाकी सभी जितने भी सिंगल एब्जॉर्प्शन है उनको सभी को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी किस पोषक तत्व की है? इंडियन सॉइल में सबसे ज्यादा कमी कौन से पोषक? भाई आपको कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी नहीं है भारतीय सॉइल में, तो आपका सही आंसर था पोटास। पोटास की कमी हमारी मृदाओं में, इंडियन सॉइल में पोटास की कमी नहीं होती। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी है भारतीय सॉइल में? तो आपको बता दूं मैं, ऐसा
पोषक तत्व है जिंक। जिंक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी डिफिशियंसी है भारतीय मृदा में, इंडियन सॉइल में इस तत्व की डिफिशियंसी है। किसकी डिफिशियंसी है? जिंक की डिफिशियंसी है। क्लियर है? वो हो गए आज आपके 27 क्वेश्चन हो गए। बताओ कितनी जल्दी 27 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके केवल और केवल 23 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 50 क्वेश्चन आज के भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 50 कल के और 50 आज के, टोटल मिलाए कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 50 हम कल और करेंगे तो 150 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे मैन्युअल फर्टिलाइजर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? सभी को पता है आपको, प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का संश्लेषण हमेशा एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, आगे देखो, दाल वर्गीय पौधों को किस पोषक की आवश्यकता अधिक होती है? आपसे पूछ रहे हैं कि जो लेग्यूम फैमिली के पौधे होते हैं उन पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता कौन से पोषक तत्व की होती है? बताइए। दाल वर्गीय पौधों को अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि दाल वर्गीय जो पौधे होते हैं उनको क्या होता है? उनको फॉस्फोरस की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन तो वो अपने आप प्रोड्यूस कर लेते हैं। उनकी जड़ों में नोड्स होती हैं और उन नोड्सों में राइजोबियम होता है। राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधे के अंदर डालता है, तो क्या करता है? नाइट्रोजन तो ऑटोमेटिक बना लेता है। उसकी कमी, अंदर कमी किसकी होती है? फॉस्फोरस की कमी होती है। और दोस्तों बता दूं, पोटास हमारे यहाँ की मृदा में पर्याप्त है ही, तो उसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। ठीक है, आगे देखो, मैग्नीज व आयरन किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैग्नीज व आयरन, बताओ आप। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है दिमाग में कि सिंगल एब्जॉर्प्शन है या डबल एब्जॉर्प्शन है या संयुक्त है, और सिंगल है तो किस रूप में लिए जाते हैं? तो आपको बता दूं, अगर सिंगल होंगे तो बेटा हमेशा कैसे लिए जाते हैं? पॉजिटिव फॉर्म में लिए जाते हैं। और अगर कंबाइंडली एब्जॉर्प्शन होंगे, किसी दूसरे के साथ मिलकर जा रहे होंगे, तो हमेशा नेगेटिव में लिए जाते हैं। एब्सॉर्प्शन दोनों में है। सिंगल एब्जॉर्प्शन में क्लोरीन ऐसा है जो माइनस फॉर्म में होता है, और कंबाइंडली एब्जॉर्ब होने वाले में अमोनिया ऐसा है जो प्लस फॉर्म में होता है। बाकी बेटा क्या होते हैं? हमेशा सिंगल वाले पॉजिटिव होते हैं और डबल या ट्रिपल वाले हमेशा निगेटिव होते हैं। ये बात याद रखना आप। तो मैग्नीज और आयरन में आपको बता दूं सिंगल एब्जॉर्प्शन है। जब सिंगल एब्जॉर्प्शन है तो किस में होंगे? प्लस में होंगे। तो कैसे होंगे? मैग्नीज तो होता है Mn डबल प्लस और Mn ट्रिपल प्लस के रूप में, और आयरन होता है जिंक डबल प्लस और जिंक ट्रिपल प्लस के रूप में। ठीक है, आगे देखो, पौधे के वायुवीय भाग की वृद्धि के लिए जिम्मेदार तत्व है। एरियल पार्ट जो होता है, जो पौधे का जमीन के ऊपर वाला भाग है, उसकी ग्रोथ के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? बताओ जल्दी से, कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है वायुवीय भाग के लिए? तो बिल्कुल दोस्तों, 1000 बार बता चुका हूं मैं आपको, क्या होता है? नाइट्रोजन एरियल पार्ट की वृद्धि करता है। बाहर वाले भाग की वृद्धि कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, जड़ वाले भाग की वृद्धि कौन करता है? बताओ जल्दी से, जड़ वाले भाग की वृद्धि कौन सा पोषक तत्व करता है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने डिस्कस किया था कि जड़ वाले भाग के लिए क्या होता है? फॉस्फोरस जिम्मेदार है। फॉस्फोरस क्या करता है? जड़ों की मोटाई, जड़ों की संख्या, जड़ों का आकार बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए तो हमने बात की थी कि जो आपकी लेग्यूमिनेसी होती है उनमें जड़ों की डेवलपमेंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जड़ों में नोड्स हैं, नोड्स में राइजोबियम है, तो इसलिए उसको फॉस्फोरस की ज्यादा आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलो, कंद वाली फसलों के लिए जिम्मेदार तत्व बताओ, जिनमें कंद बनता है, जिनमें ट्यूबर्स बनते हैं, जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, इनके लिए कौन से पोषक तत्व जिम्मेदार है, या कौन सा तत्व जिम्मेदार है कंद वाली फसलों के लिए? बिल्कुल, कंद वाली फसलों के लिए भी क्या है? फॉस्फोरस ही जिम्मेदार होता है। कंद वाली फसलें किसके लिए होती है? क्योंकि भाई ये क्या करता है? जड़ों का विकास करता है, भूमिगत भाग का विकास करता है। तो कंद भी कहाँ होता है? भूमिगत भाग है, इसलिए डेवलपमेंट करना भी किसका जिम्मेदारी है? फॉस्फोरस की जिम्मेदारी है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता किस कुल के पौधों को होती है? बताओ, नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता किस फैमिली के पौधों को है? ऐसी कौन सी फैमिली है जिसे नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जितनी भी ग्रेमनी फसलें हैं, जितनी भी सीरियल्स हैं, खाद्यान्न हैं, अनाज वाली हैं, उन सभी को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो ग्रेमनी फसलों को क्या होती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता किस कुल के पौधों को होती है? फॉस्फोरस की आवश्यकता पूछा है आपसे, फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता किस कुल के पौधों को होती है? भाई फॉस्फोरस की ज्यादा आवश्यकता अभी अपन ने किया था
फॉस्फोरस पल्स वाली फैमिली को, जो दाल वाली फैमिली है, जो लेग्युमिनेसी फैमिली है, उस फैमिली को फॉस्फोरस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे देखो, पोटास की अधिक आवश्यकता किसको होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपको इसको याद करके भी रखना है। पोटास की अधिक आवश्यकता किसको होती है? तो याद रखना आप, सोलेनेसी फैमिली के जो भी पौधे हैं उन पौधों को सबसे ज़्यादा पोटास की रिक्वायरमेंट होती है या ज़्यादा पोटास चाहिए होता है। चाहे तंबाकू की बात करें हम, चाहे आलू की बात करें हम, चाहे हम आपके किसी दूसरी फसल की बात करें जिसमें जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, वो उसमें पोटास की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अन्य फसलों की कंपेयर में। ठीक है, आगे देखो, नाइट्रोजन को पौधे किस आयन में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को पौधे किस आयन में ग्रहण करते हैं? देखो, जैसे क्लोरीन को माइनस आयन के रूप में करते हैं, मैग्नीज अब आयरन को या जिंक को पॉजिटिव के रूप में करते हैं, तो आपसे पूछा गया नाइट्रोजन को किस रूप में करते हैं? तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में करते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में होता है अमोनिया और नेगेटिव फॉर्म में होता है नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे देखो, मक्का का सफेद कल का रोग, व्हाइट वर्ड डिसीज ऑफ मेज, किसके कारण होता है? सफेद कल का रोग किसके कारण होता है? मक्के का सफेद कल का रोग होता है जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट आपके सामने है विप्टेल रोग। विप्टेल बीमारी के नियंत्रण के लिए रसायन का उपयोग करते हैं। विप्टेल बीमारी के नियंत्रण के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विप्टेल जो बीमारी है वो होती कौन से पोषक तत्व की कमी से। अगर हमें यह पता चल गया कि विप्टेल कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि विप्टेल की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा पोषक तत्व उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि विप्टेल जो है वो होती है मोलिब्डेनम की कमी से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मोलिब्डेनम रसायन का ही छिड़काव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, जिप्सम का उपयोग कौन सी मृदाओं को सुधारने में करते हैं? देखो 40 क्वेश्चन आपके हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि 5 मिनट आपके सामने और बचे हैं, जल्दी से आंसर आपको देना है। जिप्सम का उपयोग कौन सी मृदाओं को सुधारने में किया जाता है? जिप्सम का किसको सुधारने में किया जाता है? क्षारीय मृदा को सुधारने में किया जाता है जिप्सम का। और चूना का प्रयोग किस में किया जाता है? अम्लीय मृदा को सुधारने में किया जाता है। और जो सैलाइन सॉइल होती हैं, जो लवणीय मृदाएं होती हैं, उनको सुधारने में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये याद रखना आप, क्षारीय मृदा को सुधारने में जिप्सम है, अम्लीय मृदा को सुधारने में चूना है, और जो लवणीय मृदाएं होती हैं, जो सैलाइन सॉइल होती हैं, उनको सुधारने के लिए किसी भी पोषक तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है। और ना ही आप करना, अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो खेत और ज़्यादा आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जिप्सम का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, ये क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखो, उर्वरक तत्व किस पोषक तत्व को कहा जाता है? उर्वरक तत्व कौन से हैं? उर्वरक तत्व कौन से पोषक तत्व हैं? अब आपको बता दूं, ये हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, NPK और S, ये उर्वरक तत्व हैं। उर्वरक तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तत्व हमेशा, ये पोषक तत्व हमेशा उर्वरक से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें उर्वरक पोषक तत्व कहा जाता है। इनकी पूर्ति उर्वरक से, फर्टिलाइजर के द्वारा की जाती है, इसलिए इन्हें उर्वरक तत्व कहते हैं। तो याद रखना NPK और S ये क्या? उर्वरक तत्व है। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम चूना तत्व हैं। ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशन आपके सामने हैं और आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा, और आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन हैं। जैसे चूना तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम है। उर्वरक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, वो NPK और S है। ठीक है, आगे देखो, NPK की अधिकता किस पोषक की कमी कर देती है? देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको पूरा टॉपिक बता देता हूं। इसे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक प्रभाव। क्या होता है एंटागोनिस्टिक प्रभाव? दोस्तों क्या होता है कि कुछ एंटागोनिस्टिक प्रभाव अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक प्रभाव या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट,
क्या होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी अगर खेत में अधिकता हो जाएगी, किसी भी सॉइल में जिनकी अधिकता हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं, दूसरे पोषक तत्व की कमी कर देते हैं। जैसे एनपीके, भाई एंटा मतलब होता है उल्टा, उल्टा प्रभाव दिखाते हैं। अगर एनपीके की अधिकता होगी तो वो किसी पोषक तत्व की कमी कर देगा, इसे क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक प्रभाव कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनपीके जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो सीयू पर जाता है, कॉपर पर जाता है। याद रखना, वो किस पर जाता है, कॉपर पे जाता है। ऐसे कैल्शियम मैग्नीशियम का एंटागोनिस्टिक प्रभाव कहाँ जाता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता अगर अधिकता हो जाएगी तो खेत में पोटास की कमी हो जाएगी, यानी किसकी कमी हो जाएगी, के की। और नेक्स्ट आपके सामने कि अगर बोरॉन की अधिकता हो जाएगी तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर बोरॉन की अधिकता होगी तो मॉलिब्डेनम की कमी होगी। एंटागोनिस्टिक प्रभाव किस पे दिखाता है, मॉलिब्डेनम पे दिखाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और अगर पी की अधिकता हो जाएगी, फास्फोरस की अधिकता हो जाएगी तो आयरन और जिंक की कमी हो जाएगी। तो ये तो एंटागोनिस्टिक प्रभाव के मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए। क्या बताया, एनपीके की अधिकता तो सीयू की कमी, फास्फोरस की अधिकता तो आयरन और जिंक की कमी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता तो पोटास की कमी, और बोरोन की अधिकता तो मोलिब्डेनम की कमी। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखो, क्लोरोफिल हेतु अनिवार्य तत्व। भाई पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य है, इसेंशियल है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए, तो याद रखना मैग्नीशियम जो है, Mg जो है वो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल तत्व है। यानी कि मैग्नीज अगर नहीं होगा खेत के अंदर तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। आगे देखो, कौन सा तत्व ईटीएस में भाग लेता है। ईटीएस का मतलब जानते हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में कौन सा तत्व जो है भाग लेता है, ठीक है, कौन सा लेता है, कॉपर या तांबा। सीयू एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन विनिमय में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में भाग लेता है। कौन लेता है, कॉपर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 48 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके सामने, और 2 भी क्या बचे, एक तो ये रहा आपके सामने, गन्ने का फहाला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है। फहाला ब्लाइट ऑफ पैडी, फहाला ब्लाइट ऑफ पैडी किस पोषक की कमी से होता है। ठीक है, फहाला ब्लाइट ऑफ, सॉरी पैडी नहीं, गन्ना है, गन्ना यानी कि फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन। फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन किसकी कमी से होता है, सॉरी मैंने आपको पैडी बोल दिया गलती से, जल्दी में पैडी बोल दिया। फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन एक्चुअल में क्या है कि गन्ने की फसल होती है एक पैडी, है ना, तो वो दिमाग में पैडी आ गया, लेकिन गन्ने का क्या है, फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन। तो फहाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन किससे होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, किसी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम Ca पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है। कैल्शियम पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है, किस रूप में मिलता है कैल्शियम पौधे को। ठीक है, तो कैल्शियम पौधे को कितना से मिलता है, Ca+ के रूप में मिलता है। Ca पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है, यानी कि सिंगल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हुए आज के हमारे 50 क्वेश्चन में। ये एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, जिंक पौधे को किस रूप में मिलता है, तो जिंक मिलता है Zn+ के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब हुए हमारे आज के 50 क्वेश्चन। और दोस्तों आप क्या करेंगे, धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा, और आगे वाले वीडियो को और ज्यादा मैं वीडियो को आपके साथ शेयर करूं, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपने पिछला वाली वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, तो वहां पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।